Welcome to Study with Anwar. Learn smart, achieve more. जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विथ अनवर में। आज हम बात करने वाले हैं उस विशाल मुगल साम्राज्य की जिसने कभी पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर राज किया था। एक ऐसा एम्पायर जिसने हमें ताजमहल जैसी शानदार विरासत दी, लेकिन जिसका अंत बड़ी गुमनामी में हुआ। तो चलिए आज इस पतन के कारणों को एक एक करके समझते हैं। ये जो शेर है ना, ये आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का है। और ये सिर्फ एक शेर नहीं, बल्कि एक पूरे साम्राज्य के बिखर जाने का दर्द है। जरा सोचिए, एक बादशाह जिसके पुरखों ने सदियों तक राज किया, उसे अपनी ही जमीन पर दफन होने के लिए 2 गज जमीन भी नसीब नहीं हुई। जरा इन 2 तस्वीरों को देखिए। एक तरफ है ताजमहल, मुगल शान और शौकत और पावर की निशानी, और दूसरी तरफ रंगून में एक गुमनाम सी कब्र। तो सवाल यही उठता है कि इतना बड़ा, इतना ताकतवर साम्राज्य अर्श से फर्श पर आ कैसे गया। देखिए, ये गिरावट अचानक नहीं हुई थी। इसके बीज बहुत पहले और बहुत गहरे बो दिए गए थे। तो इस पतन को समझने के लिए हमें कहानी की शुरुआत में चलना होगा, मतलब उस पॉइंट पर जहां से ये गिरावट शुरू हुई। और वो पॉइंट था 1707 में, जब मुगल साम्राज्य के सबसे ताकतवर बादशाहों में से एक औरंगजेब की मौत हुई। बस यहीं से मुगल साम्राज्य का पतन असल में शुरू हो गया था। जैसे ही औरंगजेब की आंखें बंद हुईं, दिल्ली का तख्त एक खूनी खेल का मैदान बन गया। उसके तीनों बेटे मुअज्जम, आजम और कामबख्श तख्त के लिए एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। इस लड़ाई में खैर मुअज्जम की जीत हुई और वो बहादुर शाह प्रथम के नाम से बादशाह बना। पर सच तो ये था कि उसे विरासत में एक ऐसा साम्राज्य मिला था जो अंदर से खोखला होना शुरू हो चुका था। चलिए अब उन शासकों के दौर की बात करते हैं जिन्हें इतिहास उत्तर मुगल या लेटर मुगल्स के नाम से जानता है। और सच कहूं तो ये एक के बाद एक ऐसे कमजोर और नाकाबिल बादशाहों का दौर था जिन्होंने मुगल साम्राज्य के ताबूत में आखिरी कीले ठोकने का ही काम किया। ये सिर्फ राजाओं की लिस्ट नहीं है, ये पतन की कहानी है। बहादुर शाह, जिसे इतिहासकारों ने शाहे बेखबर कहा, मतलब बादशाह को खबर ही नहीं कि राजपाट में चल क्या रहा है। फिर जहांदार शाह, जिसे लंपट मूर्ख कहा गया, फरुखसियर, जो घृणित कायर कहलाया, और फिर आए मोहम्मद शाह रंगीला, जो अपना ज्यादातर वक्त नाच गाने में ही गुजारते थे। ये नाम ही अपने आप में पूरी कहानी बयां कर देते हैं, है ना? देखिए, एक सीधा सा नियम है, जब बादशाह कमजोर होता है तो दरबारी ताकतवर हो जाते हैं। और ऐसा ही हुआ सैयद बंधुओं के साथ। अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खान इतने पावरफुल हो गए कि उन्हें किंग मेकर्स यानी शासक निर्माता कहा जाने लगा। मतलब वो जिसे चाहते तख्त पर बिठाते और जिसे चाहते हटा देते। इससे आप समझ सकते हैं कि दिल्ली की केंद्रीय सत्ता कितनी खोखली हो चुकी थी। और इसी कमजोरी का फायदा उठाया अंग्रेजों ने। साल 1717 में बादशाह फरुखसियर ने उन्हें दस्तक जारी कर दिया। ये दस्तक क्या था? ये था बंगाल में टैक्स फ्री व्यापार करने का एक गोल्डन टिकट। और इसी एक फैसले ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को वो आर्थिक पकड़ दी जिसने आगे चलकर भारत का इतिहास हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो एक तरफ दिल्ली का केंद्र कमजोर हो रहा था और दूसरी तरफ साम्राज्य पर बाहर से हमले हो रहे थे और अंदर से सूबे एक एक करके टूट रहे थे। मतलब साम्राज्य चारों तरफ से बिखर रहा था। और इसी उथल-पुथल के बीच 1739 में एक ऐसा तूफान आया जिसने मुगल साम्राज्य की बची खुची इज्जत और ताकत को, आप कह सकते हैं, मिट्टी में मिला दिया। ये था ईरान के शासक नादिर शाह का दिल्ली पर हमला। और उस वक्त दिल्ली के तख्त पर कौन बैठा था? वही मोहम्मद शाह रंगीला। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। उसने करनाल की लड़ाई में मुगल सेना को इतनी बुरी तरह हराया कि किसी ने सोचा भी नहीं था। और फिर वो दिल्ली में घुस गया। इस एक हमले ने पूरी दुनिया के सामने ये साबित कर दिया कि मुगल एम्पायर अब सिर्फ नाम का रह गया है। उसकी असली ताकत पूरी तरह खत्म हो चुकी है। आपको अंदाजा है नादिर शाह दिल्ली से कितनी दौलत लूट कर ले गया? लगभग 70 करोड़ रुपए। उस जमाने में ये एक ऐसी रकम थी जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। इस एक लूट ने मुगल खजाने को पूरी तरह से खाली कर दिया और साम्राज्य, आप कह सकते हैं, आर्थिक रूप से कंगाल हो गया। वो अपने साथ सिर्फ पैसा नहीं ले गया, वो ले गया बेशकीमती कोहिनूर हीरा। वो ले गया शाहजहां का बनवाया हुआ मशहूर मयूर सिंहासन यानी पीकॉक थ्रोन। ये सिर्फ दौलत की लूट नहीं थी,
ये मुगलों के मान सम्मान और गौरव की लूट थी और मोहम्मद शाह रंगीला मयूर सिंहासन पर बैठने वाला आखिरी मुगल बादशाह साबित हुआ। और जब नादिर शाह जैसा बाहरी दुश्मन दिल्ली को लूट रहा था, तब साम्राज्य के अंदर भी सब ठीक नहीं था। जो ताकतवर गवर्नर थे, उन्होंने दिल्ली की कमजोरी का पूरा फायदा उठाया और अपने अपने सूबों को लगभग आज़ाद ही घोषित कर दिया। जैसे निजामुल मुल्क ने हैदराबाद में, सदात खान ने अवध में और मुर्शिद कुली खान ने बंगाल में अपने अपने स्वतंत्र राज्यों की नींव रख दी। तो आखिर इस शानदार पतन के पीछे की असली जड़ें क्या थीं? वो कौन से कोर कॉजेज थे जिन्होंने इतने विशाल साम्राज्य को घुटनों पर ला दिया? चलिए अब इसे समझते हैं। देखिए, इस पतन का कोई एक कारण नहीं था, बल्कि ये कई चीजों का नतीजा था। शुरुआत हुई औरंगजेब की कुछ गलत नीतियों से, फिर अयोग्य बादशाहों की एक लंबी लाइन ने इसे और कमजोर किया। दरबार में साजिशें, एक कमजोर सेना, खाली खजाना और ऊपर से नादिर शाह जैसे बाहरी आक्रमण, इन सब ने मिलकर मुगल साम्राज्य के पतन की कहानी लिखी। जाने माने इतिहासकार जदुनाथ सरकार का मानना था कि असली प्रॉब्लम बाहर नहीं बल्कि अंदर थी। उनके मुताबिक समाज नैतिक और प्रशासनिक तौर पर अंदर से सड़ चुका था। जो रूलिंग क्लास थी वो स्वार्थी और नाकाबिल हो चुकी थी और साम्राज्य को बचाने में पूरी तरह से फेल रही। वहीं दूसरी तरफ इतिहासकार सतीश चंद्र असली वजह आर्थिक मानते हैं। उनके हिसाब से जागीरदारी सिस्टम, मतलब मनसबदारों को सैलरी के बदले जमीन देने वाला सिस्टम, उसमें एक बहुत बड़ा संकट आ गया था। इससे खेती और पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा गई और इसी आर्थिक संकट ने उनके मुताबिक साम्राज्य की नींव हिला दी। और इस बिखरे हुए कमजोर साम्राज्य ने जो एक पावर वैक्यूम बनाया, उस खाली जगह को भरने के लिए एक नई संगठित शक्ति ने कदम रखा, और वो थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। वो व्यापारी बनकर आए थे, लेकिन बहुत जल्द ही शासक बन गए। ये टाइमलाइन साफ दिखाती है कि कैसे कुछ ही दशकों के अंदर सत्ता मुगलों के हाथ से फिसलकर अंग्रेजों के पास चली गई। 1757 की प्लासी की लड़ाई, फिर 1764 की बक्सर की निर्णायक लड़ाई और उसके बाद इलाहाबाद की संधि। इस संधि के बाद तो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय सिर्फ अंग्रेजों का एक पेंशनर बनकर रह गया और 1803 आते आते अंग्रेजों ने दिल्ली पर भी कब्जा कर लिया। चलिए अब इस कहानी के बिल्कुल आखिरी अध्याय पर चलते हैं। देखते हैं कि कैसे ये पूरी कहानी आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर के साथ अपने अंजाम तक पहुंची। बहादुर शाह जफर, जो असल में एक शायर थे, उन्हें मजबूरी में 1857 के विद्रोह का नेता बनाया गया। लेकिन जब अंग्रेजों ने इस विद्रोह को बेरहमी से कुचल दिया तो उन्हें पकड़ लिया गया। उन पर देशद्रोह का मुकदमा चला और उन्हें उनके ही वतन से निकालकर रंगून भेज दिया गया, जहां 1862 में गुमनामी में उनकी मौत हो गई। तो मुगल साम्राज्य की ये कहानी हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती है। कोई भी ताकत, कोई भी साम्राज्य, कितना भी बड़ा क्यों न हो, अगर वो अंदर से खोखला हो जाए तो उसका पतन निश्चित है। बाहरी ताकतें तो बस उस प्रक्रिया को थोड़ा तेज कर देती हैं। और ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि इतिहास का ये अध्याय आज की दुनिया की शक्तियों के लिए क्या सबक रखता है।